हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बैंकिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये उसका पार्ट वन होगा। ओके। सो बैंकिंग में बेसिकली कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में हमें पढ़ना है, और मनी के बारे में हमने पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में। ठीक है। सो मनी एंड बैंकिंग का जो यूनिट है, तो मनी टॉपिक हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा और यहाँ आई बटन पे भी मेंशन होगा। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बैंकिंग टॉपिक। सो बैंकिंग, यहाँ पे आखिर बैंक कहते किसे, ठीक है, बैंक आखिर क्या होता है और उसके लिए कौन सी एक्ट है जो डिफाइन की है बैंक के बारे में। सो सिंपली इन लेमैन्स लैंग्वेज, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्ड आवर डिपॉजिट एंड गिव्स अस लोन। तो सीधा अगर यहाँ आसान लैंग्वेज में अगर बोला जाए, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि बैंक किसे कहते हैं, तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमसे डिपॉजिट लेता है ना, और लोन क्या होता है, दूसरों को देता है। सो हमें भी अगर लोन चाहिए होगा तो बैंक हमें लोन भी प्रोवाइड कर लेगी, हमारा डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है। सो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या हो जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बेसिकली काम होता है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना और बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। सो या तो उसमें से ये तीनों जो मैंने बताया, तीनों में से कोई एक भी कर सकता है या तीनों एक साथ फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। सो बैंक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ये तीनों फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। यानी डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, लोन भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाता है। So banks are defined as institution dealing in credit. Thus, any institution which accept deposit from public and advance loan is a bank. Accordingly, so यहाँ पे अब देखो, according to Banking Companies Act 1949, इसके अंडर क्या बोला गया। So banking means accepting for the purpose of lending, यहाँ पे leading लिख दिया गया है। So lending or investment deposits of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, drafts, ऑर्डर और अदरवाइज। सो यहाँ पे भी उसी बातों को यहाँ पे बोला गया है कि बैंक क्या है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है ना, पब्लिक से, ताकि वो क्या कर सके, वो लोन भी प्रोवाइड कर सके, और जब उनको जरूरत हो डिमांड पे वो रीपे भी कर सके, है ना, वो चेक से विड्रॉ कर सके, ड्राफ्ट से वो विड्रॉ कर सके, ऑर्डर से, या फिर और भी कोई ऑप्शंस अवेलेबल होगा वो। सो ये बैंकिंग का हमारा एक शॉर्ट डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे जो हमें चैप्टर में पढ़ने हैं, सो बैंक्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो गया कॉमर्शियल बैंक और दूसरा सेंट्रल बैंक। तो पहले हम लोग कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे आने वाले पार्ट में हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो कॉमर्शियल बैंक क्या है। सो कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, granting loans and making investment with the aim of earning profit। ठीक है। सो बैंक क्या करती है, बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और वो लोन प्रोवाइड करती है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन प्रोवाइड करती है। लोन के बदले में उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है बैंक को, और कुछ इंटरेस्ट, उसका एक छोटा सा पार्ट जिससे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट की है उसे भी प्रोवाइड करती है। और बीच का जो गैप हो गया वही बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट कहलाता है। सपोज सपोज यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि 100 रुपीज किसी ने डिपॉजिट किया बैंक में। सो बैंक पूरा का पूरा तो लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। सो बैंक ने सपोज क्या करते हैं कि 70 रुपीज क्या कर दिया है, 70 रुपीज ये लोन के तौर पे दे दिया है, और मान लेते हैं कि इस पे 10 रुपीज इंटरेस्ट लिया जा रहा है, और उसमें से 2 रुपए दे दिए जा रहे हैं किसको, जिससे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था। 100 रुपए जिससे लिए थे, बैंक ने 30%, 30 रुपीज यहाँ पे क्या कर लिया, साइड रख दिया है, 70 रुपीज लोन दे दिया, उस लोन पे 10 रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, और 2 रुपए उसमें से ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था उसको दे दिया। तो बीच का जो 8 रुपए है, 8 रुपीज, ये बैंक का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बैंक इसी तरह से प्रॉफिट अर्न करती है। सो कॉमर्शियल बैंक्स के काफी नाम है। अब जैसे काफी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, आईसीआईसी, एचडीएफसी, ये सभी आपके कॉमर्शियल बैंक्स कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ये फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से तरह के फंक्शंस होते हैं कॉमर्शियल बैंक के, आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सो प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला हम लोग
कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक प्राइमरी फंक्शन और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जो मस्ट है, जो हर बैंक को प्रोवाइड करेगी ही करेगी, ठीक है, यानी कि जो पहला फंक्शन है उनका, जो प्राइम फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो प्राइमरी फंक्शन में आ गया। सो पहला इनका फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। सो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट कितने तरह का हो सकता है ये पढ़ते हैं पहले, कि कौन कौन से अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया जाता है। सो जो भी डिपॉजिट्स होगा वो मेनली अकाउंट्स के थ्रू ही क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। सो यहाँ पे तीन तरह के अकाउंट्स आपको बताए गए। ऐसे जनरली आपका दो तरीके का ही होता है, एक करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है और एक सेविंग डिपॉजिट होता है। लेकिन यहाँ पे तीन तरह का हम लोग डिपॉजिट्स पढ़ेंगे, जो इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारा सेविंग से ही भी, हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला करंट अकाउंट डिपॉजिट। सो आप ही जब एटीएम में आप जाओगे तो आप जब पैसा निकालते होगे, विड्रॉ करते होगे, तो वहां पे आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट पूछता होगा, है ना। सो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आपको तीन ऑप्शंस वहां दिए रहते हैं ऐसे, तो आज की डेट में नए एक ऑप्शन आपका आ गया है। सो उसमें आपको करंट अकाउंट आएगा कि आपका कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट ऑप्शन आएगा। सेकंड ऑप्शन आपका आएगा सेविंग अकाउंट, और एक और ऑप्शन आज की डेट में नया आ गया है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। सो अब बेसिकली यहाँ पे हमारा तीन तरह का अकाउंट क्या है, तो दो वहां पे आपने देख लिया एटीएम में, है ना। तीसरा इसीलिए नहीं देखा क्योंकि उससे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, तीसरा अकाउंट से हम लोग पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो हो गया हमारा फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। सो करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। सबसे पहला करंट अकाउंट डिपॉजिट। सो करंट अकाउंट डिपॉजिट जो हो जाता है वो बिजनेसमैन जनरली ओपन करवाते हैं, ठीक है, बिजनेस के नाम से वो करंट अकाउंट चलता है। इसमें होता क्या है कि इसमें हमारा क्या हो गया, दीज आर पेबल ऑन डिमांड, कैन बी विड्रॉन अपॉन बाय चेक विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। सो इसमें पैसा आपने, जो भी बिजनेसमैन है उसमें पैसा वो क्या कर रहा है, डाल रहा है, और जब भी चाहे वो विड्रॉ कर सकता है, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग वो विड्रॉ कर सकता है, चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। नो इंटरेस्ट इज गिवन ऑन डिपॉजिट। करंट अकाउंट पे कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी करंट अकाउंट में आपने जो पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्यों? तो अब यहाँ पे आप समझो कि करंट अकाउंट जो हो गया वो किसका है, वो जनरली बिजनेसमैन का है या बिजनेस का है। सो अब हो क्या रहा है कि बिजनेस में लगातार ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, लाखों करोड़ों बार बार आ रहा है एक ही दिन में, और बार बार वो जा भी रहा है ना, इनफ्लो आउटफ्लो बहुत ज्यादा होते रहता है। सो बैंक जो है वो प्रॉफिट उससे नहीं बना पाती है ना, कि जब तक पैसा ठहरेगा नहीं अकाउंट में तब तक वो आगे उसे लोन कैसे प्रोवाइड होगा। और ये पर्सन बार बार इसमें क्या हो रहा है, इसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, बार बार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सो वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ बैंक को एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, बैंक को एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है जहां पे पैसों का लेन देन होता है, ठीक है। सो इससे बैंक को डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होगा, तो बैंक क्या करती है, इसको इंटरेस्ट नहीं देती है डिपॉजिट पे, उल्टा यहाँ पे क्या करती है, वो सर्टेन सर्विस चार्ज काटती है कि आप इस फैसिलिटी का जो आप फायदा उठा रहे हैं उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, आपको सर्विस चार्ज आपको देने होंगे, है ना, और आपके डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये करंट अकाउंट डिपॉजिट में। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल, विड्रॉल पे जितना भी आपने पैसा आप चाह रहे हो आप विड्रॉ कर सकते हो। इवन दो एक्स्ट्रा फैसिलिटी ही इसमें मिलता है ना, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है जो आगे भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इट इज सेंट ऑन रेगुलर इंटरवल्स, है ना, जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो जो भी डिटेल्ड है वो रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे भेजा जाता है बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन यूज दिस अकाउंट, क्लियर, यूजर्स पता चल गया। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, दीज आर repayable on demand and withdrawal by check, but there are certain restriction on number of check issue। सेविंग अकाउंट सबसे पहला किसका होता है, हाउस होल्ड का होता है या इंडिविजुअल्स का होता है। ऐसे हम आप क्या करेंगे, हम और आप जो भी इंडिविजुअल्स है, नॉर्मल जो कॉमन मैन है, वो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ओपन करता है। अब ये सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो होता है, तो इसमें क्या है, इसमें भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है कि एक दिन में आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, है ना, किस सोर्स से आप विड्रॉ कर सकते हो, चेक फैसिलिटीज का आप कितना यूज कर सकते हो। सो इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, बाद बाकी आप इसमें क्या कर सकते हो, पैसे विड्रॉ कर सकते हो अपने डिमांड पे। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि इंटरेस्ट मिलता है। सो इंटरेस्ट इज गिवन लेसर देन ऑन फिक्स डिपॉजिट। अभी जो फिक्स डिपॉजिट पढ़ेंगे, सो सबसे ज्यादा इन तीनों में से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे ही, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट पे ही क्या होता है कि हाई इंटरेस्ट होता है इन तीनों में कंपेयर करें तो।
सेविंग का उससे कम हो जाता है ना। करंट पे तो मिल ही नहीं रहा है इंटरेस्ट, इस पे मिल रहा है लेकिन फिक्स्ड से कम है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आए तो देयर आर लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस अकॉर्डिंग टू बैंक रूल। सो बैंक रूल के अकॉर्डिंग कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि आप पैसे विड्रॉ कब कर सकते हो। सो यहाँ पे भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रेगुलर इंटरवल्स पे सेंड किए जाते हैं। हाउस होल्ड एंड फर्म्स आर द यूजर्स ऑफ दिस अकाउंट। फर्म्स जो हो गए, बिजनेस जो हो गया, और बिजनेसमैन का तो ये है, बिजनेस जो हो गया या हाउस होल्ड हो गया, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट खोल सकते हैं, खुलवा सकते हैं बैंक से, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, जो हम लोग आम जनता जनरली इसका यूज करती है। नेक्स्ट है फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। सो फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट क्या हो गया, ये आपने घर में भी सुना होगा कि फिक्स्ड करवा लेते हैं, आपके पास पैसा आया तो आप क्या करवा लो, फिक्स्ड करवा लो। सो ये लिंक्ड भी होता है जनरली सेविंग अकाउंट से, है ना। बहुत समय आप सेविंग अकाउंट के पैसे को भी आप फिक्स्ड करवा सकते हो। सो अब यहाँ पे क्या हो गया कि फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट में आपने पैसे जो लगाए हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम तक, है ना, पर्टिकुलर टाइम तक वो आप डिसाइड करोगे कितना समय के लिए आप वो पैसे को फिक्स्ड करवाना चाहते हो। सो एक पर्टिकुलर टाइम, सपोज आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आप ये 2 लाख रुपए आप सोच रहे हो 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए फिक्स्ड करवा ले। सो ये 2 लाख रुपए आप 5 साल के भीतर, है ना, 5 साल के अंदर ये आप विड्रॉ नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। लेकिन इस 5 साल के बाद जो मैच्योरिटी पीरियड होगा, यानी 5 साल जब पूरा होगा तो मैच्योरिटी पीरियड हो गया। सो मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको जो पैसे आपने डिपॉजिट किए थे, जैसे 2 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किए, सो उस पे सर्टेन इंटरेस्ट रेट आपको इंटरेस्ट जोड़ के दिया जाएगा, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है ना। फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास कुछ पैसे हैं, आपको चाहिए कि कुछ समय के बाद वो और पैसा हमारा बढ़ जाए, सो आपने फिक्स्ड करवा लिया। तो 5 साल के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है, 5 ईयर, 10 ईयर, 2 ईयर, है ना, आप पे डिपेंड करता है कितने समय के लिए आप फिक्स्ड करवाना चाह रहे हो। सो उसके अकॉर्डिंग जो रेट होगा बैंक का, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% बैंक्स वैरी करते रहते हैं, अलग अलग बैंक्स। तो 6 to 7% ईयरली जो इंटरेस्ट होता है वो मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल, मनी इज पेड ऑन मैच्योरिटी। सो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में हमने किया कि आप मन चाहा, जब आपका मन कर रहा था, डिमांड के अकॉर्डिंग आपने विड्रॉ कर लिया, लेकिन फिक्स्ड अकाउंट में आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहे। ये किसके द्वारा ओपन किया जा सकता है, हाउस होल्ड या फर्म, बिजनेस भी इसका इस्तेमाल कर सकती है ना, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। सो इसमें हमारा चेक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा, इसमें चेक फैसिलिटी अवेलेबल है, इसमें भी चेक फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, है ना। इसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। फिर रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, जितना चाहे पैसे विड्रॉ कर सकते हो, इवन दो कि आपके अकाउंट में जितने बैलेंस है उससे ज्यादा भी आप विड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे करंट अकाउंट डिपॉजिट में। सेविंग में नहीं ऐसा ऑप्शन मिलता है हमारा। तो ये कुछ इसके डिफरेंस हो गया और मीनिंग हो गया। दूसरा जो हमारा कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है, दैट इज एडवांसिंग लोन। सो लोन प्रोवाइड करती है बैंक। सो बैंक जब भी लोन प्रोवाइड करती है तो सीधा सीधा वो अकाउंट में ट्रांसफर करती है ना, वो कैश में लोन कभी नहीं प्रोवाइड करती है। सो 3 तरह का यहाँ पे आपको लोन के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज कैश क्रेडिट, सेकेंड इज डिमांड क्रेडिट, एंड थर्ड इज शॉर्ट टर्म लोन्स। सो एक हो गया आपका कैश क्रेडिट, दूसरा डिमांड क्रेडिट या डिमांड लोन्स भी कहते हैं इसे, और तीसरा शॉर्ट टर्म लोन्स। सो कैश क्रेडिट क्या हो जाता है, क्रेडिट लिमिट दिया जाता है, सैंक्शन टू द यूजर विच यूजर मे बोरो फ्रॉम बैंक ऑन ए गिवन सिक्योरिटी। सो सबसे पहला कुछ सिक्योरिटी यानी कोलैटरल, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, सिक्योरिटी रखना पड़ता है बैंक के पास, और बैंक फिर आपको एक सर्टेन लिमिट प्रोवाइड कर देती है कितना तक आप यूज कर सकते हो पैसे का, ठीक है। इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स यूज दिस टाइप ऑफ लोन। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अमाउंट एक्चुअली यूज्ड, जितना अमाउंट आप यूज करोगे। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि लोन जो प्रोवाइड किया जाता है वो क्या कैसे प्रोवाइड किया जाता है, अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है, कैश में नहीं प्रोवाइड किया जाता है। सो आपने कुछ सिक्योरिटी यहाँ पे रखा, और सिक्योरिटी के बदले में आपको एक बैंक का लिमिट प्रोवाइड कर दिया गया, है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है वैसे ही। तो एक लिमिट प्रोवाइड कर दिया गया कि इतना तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इसमें जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना ही पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, पूरे पे नहीं, ठीक है। आपको क्रेडिट लिमिट मान लेते हैं 90,000 दे रखा है, आपने इस्तेमाल किया 25,000, सो 25,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। नो स्टेटेड मैच्योरिटी, इसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। नेक्स्ट है डिमांड क्रेडिट। तो दिस लोन कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एनी टाइम। तो ये लोन बैंक तो दे रही है, लेकिन बैंक जब चाहे वो आपसे पैसे मांग सकती है,
तो डिमांड लोन इसीलिए इसे कहा जाता है कि जब बैंक का डिमांड होगा वो मांग लेगी। सिक्योरिटी ब्रोकर्स, दोज whose credit need fluctuate use this category of loan। सो जो भी सिक्योरिटी ब्रोकर्स होते हैं, है ना, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका क्रेडिट नीड्स जो होता है वो फ्लक्चुएट बार बार चेंज होते रहता है। सो इसीलिए कुछ समय के लिए ये डिमांड लोन या डिमांड क्रेडिट ले लेते हैं। होल अमाउंट ऑफ लोन इज चार्जेबल टू इंटरेस्ट, जितना भी लोन दिया गया है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट उस पर चार्ज होगा, कोई स्टेटेड मैच्योरिटी इसमें नहीं है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या हो जाता है, ये पर्सनल लोन है जो कि जनरली इंडिविजुअल्स यहाँ पे पर्सनल लोन लेते हैं, ठीक है। सो और इज एडवांस्ड एज अ प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। इसमें भी जनरली शॉर्ट टर्म लोन्स में भी जनरली आपको क्या करने पड़ते हैं, कोलैटरल रखने पड़ते हैं, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। हाउस होल्ड फर्म्स प्रायोरिटी सेक्टर यूज दिस टाइप ऑफ लोन। होल अमाउंट ऑफ लोन इज चार्जेबल टू इंटरेस्ट। और शॉर्ट टर्म इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड फिक्स होता है, ठीक है, बैंक रूल के अकॉर्डिंगली। जनरली शॉर्ट टर्म जो हो जाता है तो शॉर्ट टर्म 1 ईयर के लिए होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म तो वो 5 ईयर से ज्यादा होता है, और एक होता है मिड टर्म 1 ईयर और 5 ईयर के बीच में जो रहता है, दैट इज मिड टर्म लोन्स, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शंस तो हमने देख लिया, अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस पे। सो सेकेंडरी फंक्शंस में क्या, सबसे पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जितना उनका अकाउंट में पैसे हैं, जितना अकाउंट में उन्होंने डिपॉजिट कर रखा है, उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अग्रीड लिमिट पे, ठीक है। बैंक के द्वारा वो लिमिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब बैंक क्या कर सकती है, उसे एक पर्टिकुलर लिमिट प्रोवाइड कर दी कि आपका अकाउंट में, ठीक है, 1 लाख रुपीज है, आपको एक्स्ट्रा 50,000 का क्रेडिट लिमिट दिया जाता है, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा यानी कि 1 लाख आपके अकाउंट में है, आप 1,50,000 क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो बिजनेसमैन को जनरली इन चीजों का जरूरत होता है, इसीलिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। लेकिन जितना भी क्रेडिट दिया गया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, है ना, ऐसा नहीं कि फ्री फोकट में दिया गया है, उस पर भी क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। नाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में तो अपने अकाउंट्स में पढ़ा ही है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है, अगर बीच में मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसे का जरूरत हो गया अगर फर्म को, तो वो बैंक में जाके इन कैश करवा सकती है। सो बैंक क्या करेगा, उसको कैश में कन्वर्ट कर देगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, है ना, और एक सर्टेन छोटा सा कमीशन का वो कट करता है और बाकी अमाउंट्स उसे दे देता है। तो बैंक ये भी फंक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। आप फंड्स को इन्वेस्ट भी कर सकते हो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में, जैसे एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जैसे यूटीआई हो गया, हाउसिंग बोर्ड्स हो गया। सो बैंक ये भी फंक्शन प्रोवाइड करती है। अगर आपको इन्वेस्ट करने हो तो बैंक के पास बहुत सारे ऑप्शन है, और भी किसी सिक्योरिटीज में आपको इन्वेस्ट करने हो, बैंक के पास ऑप्शन है, आप बैंक के पास जाओगे और वहां आप ये चीज चूज कर सकते हो। आज के डेट में तो जाने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है। सो ये घर बैठे यही काम हम कर सकते हैं। बैंक ये फंक्शंस ऐसे भी प्रोवाइड हमें करवा रही है। नेक्स्ट है एजेंसी फंक्शन। नाउ एजेंसी फंक्शन क्या क्या आ गया एजेंसी फंक्शंस में, तो देखो, बैंक परफॉर्म्स सर्टेन एजेंसी फंक्शंस टू इट्स कस्टमर इन रिटर्न फॉर अ कमीशन। तो कुछ एजेंसी फंक्शंस क्या क्या है, जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड्स, बैंक आपके पैसे को ट्रांसफर करती है दूसरे अकाउंट में, किसी को आपको पेमेंट करना हो, सो यू कैन इजीली डू दैट। नाउ कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। सो बहुत सारे आइटम्स का कलेक्शन और पेमेंट, जैसे रेंट कलेक्ट करना है ना, फिर एलआईसी इंश्योरेंस पे करना है। सो बैंक आपके बिहाफ में ये काम कर लेगी। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज आपको या तो परचेज करने हैं या आपको सेल करने हैं, सो बैंक वो आपके बिहाफ में कर देगी। आपको कोई सिक्योरिटीज यानी जिसको शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स कहते हैं, सो सिक्योरिटीज परचेज या सेल करने बैंक आपके बिहाफ में कर देगी, सर्टेन वो कमीशन चार्ज करेगी, आपके बिहाफ में कर देगी। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। सो इनकम टैक्स कंसल्टेंसी यहाँ पे क्या है कि कंसल्टेंसी भी बैंक आज के डेट में प्रोवाइड करवा रही है। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। तो बैंक ट्रस्टी एज अ ट्रस्टी भी ऑप्ट करती है, काम करती है, एग्जीक्यूटर के जैसा भी काम करती है। सो इसका मतलब क्या हो गया, बैंक ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर के अकॉर्डिंग काम करती है। तो इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि अगर जिसका प्रॉपर्टी अगर कोई क्लेम नहीं कर रहा है, मान लेते हैं बैंक के पास है, वो बैंक का हो जाएगा, तो एग्जीक्यूटर के फॉर्म में वो काम करेगी। नेक्स्ट है लेटर ऑफ रेफरेंस। सो लेटर ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, लेटर ऑफ रेफरेंस क्या हो गया कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हम लोग मान लेते हैं कि फॉरेन ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, एक फॉरेन की पार्टी है, ठीक है,
और उससे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, सो हम लोग लेटर ऑफ रेफरेंस उससे मांग सकते हैं, उसके बैंक से। सो बैंक लेटर ऑफ रेफरेंस देगा कि इसका फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो सही है, आप इसके साथ ट्रेड कर सकते हो, ये आसानी से क्रेडिट को चुका देता है ना। सो लेटर ऑफ रेफरेंस से काफी आसान हो जाता है हमारा ट्रांजैक्शंस करना। नाउ जनरल यूटिलिटी फंक्शन, बैंक जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो लॉकर फैसिलिटी, इसके बारे में तो आपने सुन रखा होगा कि लॉकर प्रोवाइड किया जाता है जिसका जो की है एक बैंक के पास होता है, एक आपके पास होता है मेनली, है ना। सो वो लॉकर फैसिलिटी है, उसमें सर्टेन पासवर्ड्स आपके अकॉर्डिंग होते हैं। सो लॉकर फैसिलिटी, कोई आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, गोल्ड है, आप लॉकर में आप रखवा सकते हो बैंक के। ट्रैवलर्स चेक, आज के डेट में सब कभी कम ही यूज होता है। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है कि चेक पर्टिकुलरली आपको प्रोवाइड किया गया, तो ट्रैवल के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा कैश लेके ना जाओ, तो इससे अच्छा ट्रैवलर्स चेक ले लो और वो सभी जगह ऑपरेट होगा, किसी भी जगह उस चेक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। बट चेक एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ढाबा में जा रहे हो और ढाबा में आप चेक दे रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, ऑब्वियसली। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। सो लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या हो गया, अगर क्रेडिट पे कोई सामान हमें किसी से परचेज करने हैं और उस पार्टी को हम नहीं जानते हैं, सो बैंक से हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट डिमांड कर सकते हैं। सो ये अपने बैंक को अप्रोच करेगा और बोलेगा कि इस पर्सन को लेटर ऑफ क्रेडिट आप इशू कर दें। सो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या हो जाता है, तो बैंक एक सर्टेन स्टेटमेंट डिक्लेयर करता है, बताता है इस थर्ड पार्टी को कि इसका फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, आप इसको क्रेडिट में सामान दे सकते हो, इसने भी जो भी लोन अभी तक ले रखा है उसका टाइमली पेमेंट कर दिया है। सो इस तरह का सर्टेन स्टेटमेंट डिक्लेरेशन बैंक के थ्रू होता है। तो बैंक जो है वो क्या है, इंस्टीट्यूशन है, अथॉरिटी है, और जो कि बैक्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक के थ्रू। सो इसके वजह से उस पर ज़्यादा हम लोगों का भरोसा होता है। सो बैंक पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि बैंक बोल रहा है तो सही होगा। नेक्स्ट है अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज क्या हो जाता है, सो अब होता क्या है कि जैसे कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, कंपनी क्या कर रही है कि कोई भी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। सो अगर शेयर्स इशू कर रही है तो जनरली अब यहाँ पे क्या है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन वो चाहेगी कि क्या क्या हो जाए, बिक जाए। या कंपनी जब फॉर्म होती है तो एक ऑप्शन आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। सो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में जितना कंपनी ने इशू कर रखा है उसका 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह के भी रूल होते हैं। या तो वो खुद चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर्स है वो उसका पैसा आ जाए, या तो हमारा जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग अगर चले तो 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो अब इस केस में कुछ शेयर्स अंडरराइटर्स को दिया जाता है। अंडरराइटर्स क्या काम करता है, सो अंडरराइटर्स गारंटी लेता है कि मैं आपके सेल को सेल करवा दूंगा, है ना, शेयर को सेल करवा दूंगा, सब्सक्राइब करवा दूंगा, अगर नहीं करवा पाया तो मैं खुद परचेज कर लूंगा। ठीक है, सो कंपनी को तो शेयर बिकने से मतलब है, शेयर का पैसा आने से मतलब है, चाहे वो बैंक ही खरीद ले चाहे कोई भी पर्सन खरीदे। सो यही है अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। सो बैंक में अंडरराइटिंग का काम करता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, डेटा को कलेक्ट करता है जो कि आगे रिसर्च वगैरह में हमारा काम आता है। चलो, तो हम लोगों ने अब यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मनी तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स तो पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अधिकतर एग्जाम में आपको बोर्ड्स एग्जाम में ये आता ही है, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। ये आपका 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी आ सकता है। सो आखिर ये प्रोसेस क्या है, ये ध्यान से आप देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस भी है कि बैंक मनी क्रिएट कैसे करती है, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कैसे क्रिएट करती है। So through the process of money creation, commercial banks are able to create credit which is in far excess to the initial deposit. यानी बैंक जो है, बैंक में आप 1,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, उसका वो 10,000 बना सकता है बैंक, उसी को मनी क्रिएशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है ये भी हम लोग इस प्रोसेस में देखेंगे। सबसे पहला इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको दो अजम्पशंस को रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दो अजम्पशंस आपको क्या मानने होंगे। सबसे पहला, इंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। ठीक है, जितने पूरे कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो एक यूनिट होंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम पैसा डिपॉजिट करने, मेरा अकाउंट HDFC में है, आपका SBI में है, तो मैंने आपको SBI में ट्रांसफर कर दिया। आपने क्या किया, आपने किसी और को पेमेंट कर दिया, उसका अकाउंट PNB में था। अब इस तरह से जितने भी पैसे जा रहे हैं वो सब क्या हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम से ही लिंक्ड है, और सभी को हम कलेक्टिवली बैंक कहेंगे। कोई HDFC, SBI, PNB, कैनेडा ऐसे नहीं, सभी क्या है, बैंक ही है। तो इंटायर कॉमर्शियल सिस्टम को हम लोग एक यूनिट मानेंगे जिसको बैंक कहा जाएगा। दूसरा, ऑल रिसीट एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक, कि जितना भी ट्रांजैक्शन, रिसीट और पेमेंट्स हो रहा है वो सब बैंक्स के थ्रू होगा। कैश में कोई ट्रांजैक्शन, कोई डीलिंग
नहीं होगा। जितना भी ट्रांजैक्शन है, जैसे मैंने आपको दिया पैसे तो आपके अकाउंट में गया, वो बैंक में गया, ठीक है, फिर वो ऐसा नहीं है कि विड्रॉ करके रख लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी एजम्पशन हम लोग क्या मान रहे हैं, ये दो एजम्पशन हमें रखना है कि रिसीट और पेमेंट जितना भी हो रहा है वो सब किसके थ्रू हो रहा है, बैंक्स के थ्रू हो रहा है। चेक के थ्रू हो सकता है ना, यूपीआई हो सकता है, किसी भी तरह, लेकिन वो बैंक के थ्रू चैनलाइज होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग और कुछ यहाँ पे समझना है कि और क्या समझना है कि द डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन। सो बैंक क्या करती है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसका इस्तेमाल किस लिए करती है, लोन प्रोवाइड करने में, है ना, लोन प्रोवाइड करने के लिए। हाउएवर बैंक्स कैन नॉट यूज द होल डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। सो यहाँ पे बैंक जो है वो पूरा का पूरा डिपॉजिट को यूज नहीं करती है लोन प्रोवाइड करने में। सो लीगली यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो आरबीआई के रूल्स है, आरबीआई का गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंगली इन्हें जो डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज, कुछ फ्रैक्शन रिजर्व के तौर पे रखना होता है। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व। इसी फ्रैक्शन को लीगल रिजर्व रेशियो कहा जाता है, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो, कि डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है, पूरा का पूरा वो लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि why only fraction of deposit are kept as cash reserve. So bank keep a fraction of deposit as cash reserve because as a prudent banker by his experience knows two things. अब इसे ये कुछ ही फ्रैक्शन इसका कैश रिजर्व रखते हैं, पूरा का पूरा रिजर्व नहीं रखते हैं या बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं रखते हैं। तो ये जो बैंकर है, इतने समय से बैंक में इन्वॉल्व है ना, इनके एक्सपीरियंस से ये दो बातों को तो जानते हैं। क्या जानते हैं ये दो बातों को? So all the depositors do not approach the bank for withdrawal of money at the same time and also they do not withdraw the entire amount in one go. ये अपने एक्सपीरियंस से ये जानते हैं कि जो डिपॉजिटर्स है, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं हमारे बैंक में, वो सभी एक बार पैसा निकालने के लिए नहीं आ जाएंगे, और निकालने के लिए भी आ जाएंगे तो पूरा का पूरा जितना उनके अकाउंट में बैलेंस है वो पूरा का पूरा एक ही बार में नहीं विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो पहला तो ये वो जानते हैं। दूसरा ये जानते हैं कि देयर इज कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इन द बैंक। बैंक में लगातार बार बार कांस्टेंट फ्लो है ना, नए नए डिपॉजिट्स आते रहते हैं, रोज लोग पैसे डिपॉजिट करते ही रहते हैं। तो ये दो चीज उनके दिमाग में रहता है, इसलिए पूरा का पूरा फ्रैक्शन को वो लोग रिजर्व के तौर पे नहीं रखते। अब इस प्रोसेस को और अच्छे ढंग से हम लोग, ये देखो ये टेक्सटुअल फॉर्मेट में है, सो मैंने टेक्स्ट में भी आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फ्लो चार्ट और डायग्राम, ठीक है, या विद हाइपोथेटिकल फिगर। सो ये तो आपका थियोरेटिकल पोर्शन हो गया। अब इसको हम लोग इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं, इससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट 1000 का आया, ठीक है, बैंक में हमने 1000 रुपए जमा किया। यहाँ पे कैश रिजर्व या लीगल रिजर्व बोला गया है कि 20% डिपॉजिट का रखना है। सो 1000 का 20% यहाँ पे हो गया 200 रुपीज। सो 200 हमने रिजर्व रख दिया और फिर बाकी का 800 जो आया उस पे लोन दे दिया। अब जैसे हमने लोन दिया तो सबसे पहला लोन दिया जाता है, कैश में नहीं दिया जाता है, वो अकाउंट में दे दिया जाता है पैसे। सो 800 रुपए बैंक ने जिस पर्सन को भी लोन दिए हैं वो उसके अकाउंट में चला गया। अब वो किसी को भी पेमेंट करेगा, जैसे घर बनवा रहा है या कोई चीज खरीदना है तो किसी को भी पेमेंट तो करेगा। सो ये लोन का पैसा घूम के हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि कुछ एजम्पशंस हमने ऊपर में देखे थे, है ना, कुछ एजम्पशंस हमने क्या देखे थे कि जितना भी ट्रांजेक्शन है वो रूटेड है बैंक से, ठीक है। सो ये 800 रुपया वो लोन लिया और किसी को पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट भी फिर ऑटोमेटिकली बैंक में आ गया। अब बैंक फिर क्या करेगा, बैंक के पास फिर दूसरा राउंड में इसका डिपॉजिट आया है, उसका 20% फिर से वो क्या करेगा, रिजर्व रख लेगा, और फिर जितना बचा उतने पे वो क्या करेगा, उतना पे वो लोन प्रोवाइड कर देगा, है ना, उतने पे वो क्या किया, लोन प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप बेसिकली देखो फिर से ये 640 जो हुआ ये किसी के लोन अकाउंट में गया। अब वो फिर से किसी को पेमेंट करेगा ना, तो पेमेंट किया बैंक के ही थ्रू, फिर से घूम फिर के वो कहाँ आ गया, वो पैसा वो फिर से घूम फिर के आ गया कहाँ पे, वो आ गया हमारे अकाउंट में घूम फिर के। फिर इसका क्या करना है, इसे 20% इसे रिजर्व रख देना है, और 20% रिजर्व रखने के बाद फिर से जितना बचा उतना का लोन प्रोवाइड कर दिया 512। सो इसी तरह से ये राउंड चलते रहता है, कब तक चलते रहेगा। तो इसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है मनी मल्टीप्लायर, है ना,
कि कितना गुना वो मनी मल्टीप्लाई हो सकता है इनिशियल डिपॉजिट का। तो जब ये इनिशियल डिपॉजिट ये टोटल कैश रिजर्व के बराबर आ जाता है, तब जाके ये एक पूरा कंप्लीट राउंड पूरा होता है। ऐसे तो मल्टीपल राउंड चल रहे हैं, तो 1000 का इसने कितना बना लिया, 5000 बना दिया, है ना। 1000 से उसने कितना बना दिया, कितना क्रेडिट कर दिया, 5000। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो कितना टाइम्स इसने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 1000 को। लोन कितना प्रोवाइड कर दिया, 1000 से 4000 का लोन प्रोवाइड कर दिया। तो 1000 तो था ही और प्लस 4000 एक्स्ट्रा, यानी 5 गुना कर दिया इस चीजों को। तो आप जब पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो, आपका पैसा कितना टाइम्स घूमता है, कितना टाइम्स क्रेडिट क्रिएट करता है। ठीक है। लोन प्रोवाइड करता है इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ाता है। सो इस तरीके से ये एक कंप्लीट जो मनी क्रिएशन का राउंड है वो पूरा होता है। इसमें आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो भी डिपॉजिट आया कुछ उसका कुछ सर्टेन परसेंट रिजर्व रखा गया, बाकी पे लोन दिया गया, लोन घूम फिर के फिर से बैंक के पास आ जा रहा है, फिर उसका वही 20% जा रहा है यहाँ पे, और फिर बाकी जो बचा लोन, फिर यही राउंड बार बार चलते रहता है। ठीक है। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये इनिशियल डिपॉजिट इस कैश रिजर्व के बराबर ना आ जाए। ठीक है। सो इसी को मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं, जैसे ऊपर के कॉन्सेप्ट में। सो मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट with every unit of money it keeps as a reserve. It is calculated as 1 by LRR. So इस सिचुएशन में हमारा LRR 20% था, तो 1 by 20%, परसेंट को हमने 100 में कर दिया, तो ये 5 टाइम्स आ रहा है, 5 गुना। तो आप देख सकते हो ना इस ऊपर वाले में कि कितना गुना ये मल्टीप्लाई हो गया, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ नहीं है, 1000 का ये 5 टाइम्स हो गया। सो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं कितना मल्टीप्लाई होगा। सो मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो। इसी का टेक्सटुअल फॉर्मेट आपको यहाँ पे है। सो आप इसको स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लो कि अगर मुझे आंसर करने होंगे तो मैं किस तरह से आंसर करूंगा। सो ये आपका है पहला, और फिर ये दूसरा, इसी को कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा किसका पूरा हो गया, ये हमारा कॉमर्शियल बैंक का पूरा हो गया। सो बैंकिंग का पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 जल्द ही आपका वीडियो आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो, आप या तो कमेंट में आप मेंशन कर दो, सभी कमेंट का यहाँ पे आंसर दिया जाएगा, या तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप चले आओ, वहाँ पे पर्सनली मुझसे आप बात कर सकते हो जो भी क्वेरीज है उससे रिलेटेड, या आपको कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना है आप वहाँ पे भी बता सकते हो कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, तो ये आप पहले आप एक्सप्लेन कर दो। सो उसके अकॉर्डिंग जिस तरह का डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक्स आ जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।